Hello, investors. Welcome to Best Mutual Funds for 2026 by Finology. देखो पिछले कुछ सालों में ना वी हैव बीन वेरी केयरफुल अराउंड द स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सेगमेंट. थोड़ा डर लगता है मुझे कोई फंड रिकमेंड करने में टू द पब्लिक इन जनरल जब हम स्मॉल कैप्स की बात कर रहे हैं. तो इस वीडियो में ना मैं बहुत डिटेल में जाने वाला हूं व्हाट वी थिंक अबाउट द म्यूचुअल फंड सेगमेंट एंड व्हाट इज आवर ओपिनियन अबाउट द रिटेल इन्वेस्टर्स. सबसे पहले तो जो मैंने कहा कि पिछले कुछ सालों में मुझे डर लगता है पब्लिक इन जनरल को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रिकमेंड करने को. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए सही नहीं है या बिल्कुल आपको दूर रहना चाहिए. लेकिन YouTube में क्या होता है मैं आपको जानता नहीं हूं. कोई इसमें 65 इयर्स का हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर बहुत सारा लोन है, कोई ऐसा हो सकता है जिसका होराइजन बहुत छोटा है. यहाँ 1 to 1 में आपके नीड्स गोल्स नहीं समझता ना. तो इन जनरल मुझे डर लगता है. इसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल कैप्स बेकार हैं या किसी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. बिना जरूरत समझे ये सेगमेंट मुझे रिकमेंड करने में डर लगता है. सबसे पहले इसका रीजन डिस्कस करते हैं. अब ना जरा इस टेबल पे ध्यान दीजिएगा. जब जब मार्केट करेक्ट होता है तो देखो क्या होता है. 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में निफ्टी में 54% का ड्रॉडाउन आया, यानी उतना गिरा वो. लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स 66% गिरा, काफी ज्यादा गिरा मेन इंडेक्स से. 2011 ग्लोबल स्लोडाउन में क्या हुआ. निफ्टी 28% गिरा, लेकिन जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 38% गिरा. कोविड के समय निफ्टी 38% गिरा, स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 60% गिरा. 2024-25 पिछले 1 डेढ़ साल के थोड़ा सा जो स्लो डाउन आया उसमें निफ्टी 8% गिरा, लेकिन स्मॉल कैप 18% गिरा. अब देखो मैं आपको आधी अधूरी पिक्चर नहीं दिखाना चाहता, सिर्फ बुरा बुरा नहीं दिखाना चाहता. हम इन सिवियर ड्रॉडाउन्स को हटाएं तो इन जनरल इनफैक्ट इन द लॉन्ग रन स्मॉल कैप इंडेक्स ने निफ्टी 50 को 1.8% से आउट परफॉर्म किया है ओवर द लॉन्ग रन. तो इन द वेरी लॉन्ग टर्म 10 साल से ऊपर का आपका होराइजन है तो मोस्ट प्रोबेबली स्मॉल कैप इंडेक्स से आपको रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे. लेकिन सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स इंपॉर्टेंट नहीं है ना. इंपॉर्टेंट ये है कि कितनी वोलैटिलिटी भी होती है, क्योंकि हर कोई झेल नहीं सकता अपने पोर्टफोलियो को 50% 60% डाउन देख के. वो तो तभी एग्जिट हो जाएगा, उसके 3-4 साल बाद मार्केट बढ़ भी गया तो उसको मैं तो राइड नहीं कर पाया ना, मैं इंजॉय नहीं कर पाया ना, तब तक तो मैं डर के निकल गया था. इसलिए जब हम मासेस की बात कर रहे हैं ना तो मुझे थोड़ा ये भी जरूरी लगता है कि सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स कंपेयर ना करके स्टेबिलिटी पे भी फोकस करो. तो ये जो एक्सट्रीम वोलैटिलिटी इस इंडेक्स में होती है उसके कारण मुझे इन जनरल इससे डर लगा है. स्मॉल कैप्स की ज्यादा बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नंबर 2. देखो स्मॉल कैप्स का मतलब ही वो कि छोटी कंपनियां, यानी टॉप 250 कंपनीज जो मार्केट कैप वाइज हैं उसके बाद की कंपनियों में इन्वेस्ट करता. अब होता क्या है, जैसे जैसे ये फंड्स का एयूएम बढ़ता है, खास करके रैलीज में, बुल मार्केट में बहुत सारा पैसा इन फंड्स में आता है. अब जो कंपनियों में इन फंड्स को इन्वेस्ट करना है वो छोटी कंपनी है, उनमें फ्लोट भी कम होता है. मान लो 500 करोड़ का मार्केट कैप है जिसमें 60-70% होल्डिंग प्रमोटर के पास ही है, तो म्यूचुअल फंड के लिए बचता है अगर वो सारा फ्लोट भी खरीद ले तो 150 करोड़. अब सारा तो खरीद नहीं सकते, हर कोई तो अपनी होल्डिंग बेचेगा नहीं. तो म्यूचुअल फंड ऐसी कंपनियों में 30-40-50 करोड़ इन्वेस्ट कर पाता है. हो सकता है उसका यूएम 10,000 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ का हो. तो एक 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से ना नीडल मूव नहीं होता. जिसके कारण क्या होता है मैं आपको एक टेबल से दिखाता हूं. अब ये कुछ इंडिया के सबसे पॉपुलर स्मॉल कैप फंड्स हैं. तो जिसका एयूएम सबसे ज्यादा है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, 68,000 करोड़ का एयूएम. इसके कारण क्या हुआ, इतना सारा पैसा स्मॉल कैप में डालें कैसे, तो बहुत सारी कंपनियों में डालना पड़ता है. तो अराउंड 230 कंपनीज में ये फंड ने इन्वेस्ट किया है, यानी स्टॉक सिलेक्ट नहीं किए जा रहे हैं. लगभग जो भी एक बेसिक इन्वेस्टेबल क्वालिटी के स्टॉक्स हैं उनमें ये फंड इन्वेस्ट कर रहा है और करना पड़ रहा है क्योंकि एयूएम इतना ज्यादा है. अपने बिजनेस को जाने कौन देता है. यानी इससे क्या हो रहा है, एवरेज पोजीशन साइज, यानी पूरे फंड्स जो हैं इस कंपनी में, जो एयूएम है इस फंड के पास, उसमें से 0.43%, 100 रुपए में से 40 पैसा एक कंपनी में लग रहा है. तो एक तरीके से जब आप 230 स्टॉक्स रख लेते हो ना तो आप एक इंडेक्स फंड बन जाते हो, आप एक्टिव फंड रहना भूल जाते हो. 230 कंपनीज, ये बहुत ओवर डाइवर्सिफिकेशन है.
हमने पिछले कई वीडियोस में सीखा है कि कैसे 25-30 स्टॉक्स के बाद डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट ना के बराबर हो जाता है, बल्कि एक समय के बाद तो नेगेटिव होता है। तो 30 स्टॉक्स पे डाइवर्सिफिकेशन पीक्स, यहां तो हम 230 स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। इसी तरह से HDFC स्मॉल कैप फंड 83 होल्डिंग्स, SBI स्मॉल कैप 72, एक्सिस स्मॉल कैप 146 स्टॉक्स। ये बहुत ओवर डाइवर्सिफिकेशन है और किसी भी स्टॉक में मीनिंगफुल एलोकेशन नहीं हो पाता है। कुछ में होता होगा, लेकिन इन जनरल ज्यादातर स्टॉक्स में मीनिंगफुल एलोकेशन नहीं हो पाता है। तो एक्टिव फंड की फीस क्यों देना जब किसी फंड ने 200 स्टॉक्स लेने हैं? लेने लायक स्टॉक ही उस कैटेगरी में 300-400 होंगे, जिसमें से 250 किसी एक फंड ने ले लिए लगभग। तो दिस इज एक्सट्रीम ओवर डाइवर्सिफिकेशन। अब ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन का रिजल्ट नेगेटिव होता है। लेट मी प्रूव इट टू यू, क्योंकि ये जरूरी है कि मैं जो बातें कर रहा हूं वो हवा में ना लगे, उसका एविडेंस भी हो। तो अब अपन एविडेंस की तरफ चलते हैं। इस टेबल में जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ेंगे, आप देखोगे कि रिटर्न कम होता है। तो देखो, यहां हमने अलग अलग फंड्स को कंपेयर किया है बेस्ड ऑन कि उनके फंड में कितने स्टॉक्स हैं 3 साल के रोलिंग रिटर्न के साथ। तो पहले 4 ऐसे फंड हैं जिनमें अप टू 50 स्टॉक्स हैं। उन चारों फंड का एवरेज 3 ईयर रोलिंग रिटर्न था 26% के आसपास। उसके बाद 14 फंड्स ऐसे हैं जिनके पास 50 से 75 स्टॉक्स थे। उनका रिटर्न कम होके 22% हो गया। उसके बाद ऐसे फंड्स हैं जिनमें 75 टू 100 स्टॉक्स हैं, उनका रिटर्न कम होके 21.7 हो गया। और ऐसे फंड्स जिनमें 100 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, उनका रिटर्न 20% के आसपास हो गया। ये रिटर्न्स फिर भी बहुत अच्छे हैं, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन मार्केट भी बहुत अच्छा था ना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा, और जो हमारा हाइपोथेसिस था कि जैसे जैसे एक नंबर के बाद स्टॉक्स बढ़ते हैं, मैं तो कहूंगा 30 के बाद, चलो 40 के बाद, जब नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ते हैं तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है और उसका रिजल्ट नेगेटिव होता है। वो यहां प्रूव हो रहा है कि जैसे जैसे एज अ कैटेगरी फंड्स में ज्यादा स्टॉक्स हो रहे थे, रिटर्न नीचे आ रहा था। तो स्मॉल कैप्स में हमने देखा दो मेजर प्रॉब्लम है, एक बहुत हाई वोलेटिलिटी, और दूसरा जैसे जैसे AUM बढ़ता है मीनिंगफुल पोजीशंस नहीं हो पाती, ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है जिससे पोर्टफोलियो रिटर्न्स मार खाते हैं। स्मॉल कैप क्योंकि इनमें से कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें फ्लोट कम होता है एंड बाय एक्सटेंशन लिक्विडिटी कम होती है, फंड्स को बेचने में खरीदने में प्रॉब्लम आती है। तो ये एक ऐसी स्पेस है जो अगर आप इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं, पहले तो एक बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, और आप करना भी चाहते हैं तो इट्स बेस्ट इन्वेस्टेड डायरेक्टली। अब डायरेक्टली का मतलब ये नहीं है कि आप खुद स्टॉक पिक करो और इन्वेस्ट करो, आप वो भी कर सकते हो, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैं म्यूचुअल फंड में इसलिए जाता हूं कि समवन हेल्प्स मी, तो आप किसी एडवाइजर की मदद ले लो, ताकि म्यूचुअल फंड वाली एक्सपर्टीज आ जाए। लेकिन आप प्ले उसको डायरेक्ट करो, ताकि जब आपको एग्जिट करना हो, जब आपको एंट्री लेनी हो, तो आप कुछ 100 शेयर ले लोगे, बहुत हुआ तो कुछ हजार शेयर ले लोगे, आपको लिक्विडिटी इशू फेस नहीं होगा जो किसी म्यूचुअल फंड को होता है। इसीलिए इस कैटेगरी को ना डायरेक्टली प्ले करना। अब एक सवाल ये आ सकता है कि मैं छोड़ ही देता हूं ना, मैं जाने देता हूं ये कैटेगरी। देखो, अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, कंजर्वेटिव है, आप बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं हो, तो यू कैन लेट दिस कैटेगरी गो। वी एट फिनोलॉजी लाइक टू प्ले इन दिस कैटेगरी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक मीनिंगफुल एलोकेशन 10 से 20% ऑफ ए मॉडल पोर्टफोलियो हम इस कैटेगरी में एलोकेट करना चाहते हैं। मुझे रीजन बताने दीजिए उसका। देखो, स्मॉल कैप जनरली ज्यादा वॉलेटाइल होता है, ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन ये कोई ऐसा रूल नहीं है जो आपको बस हर बार फॉलो करना है और ये हमेशा सच होगा। इसके कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं। देखो, कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी में होती हैं, लेकिन वो ट्रूली स्मॉल कैप वाला रिस्क प्रोफाइल अपने साथ नहीं लाती है। वो सेफर देन एन एवरेज स्मॉल कैप होती है। वो अपने कैरेक्टरिस्टिक में एक मिड कैप या लार्ज कैप जैसे काम करती है, बस वो मार्केट कैप वाइज स्मॉल कैप में क्लासिफाई होती है। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ कंपनीज आर एज सेफ एज अ लार्ज कैप और अ मिड कैप, एज स्टेबल लाइक देम। उनका बस मार्केट कैप इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द साइज ऑफ द इंडस्ट्री। जैसे हम मान लेते हैं हाउस होल्ड आयोडीन सॉल्ट, एग्जाम्पल के लिए एक घर में महीने में 1 किलो का एक पैकेट लग जाता होगा। चलो, 40 रुपए का एक पैकेट है, साल में 12 पैकेट लग गए, 500 रुपए
का नमक हम साल भर में ऑन एन एवरेज ले लेते होंगे। अब इंडिया में अगर 150 करोड़ लोग हैं, तो मैं ये मान लेता हूं कि एक घर में एवरेज 4-5 लोग रहते होंगे, तो इंडिया में लगभग 30 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं। अब ये 30 करोड़ हाउस होल्ड साल में 12 पैकेट नमक खा रहे हैं, यानी हम 360 करोड़ केजी घरों में नमक कंज्यूम करते होंगे। ये सब कुछ एग्जाम्पल है, हवा में मैं अभी एक ऊपर ऊपर के कैलकुलेशन ले रहा हूं, इसको डेटा मत मानिएगा। तो 360 करोड़ मान लेते हैं हाउस होल्ड नमक आयोडीन वाला कंज्यूम हो रहा है, जिसमें एक पैकेट की वैल्यू है 40। यानी ये टोटल इंडस्ट्री जो है ना, वो 14,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। तो अगर 14,000 करोड़ की कोई इंडस्ट्री का साइज का लिमिट है, उसमें किसी के पास 50% मार्केट शेयर भी है, तो 7,000 करोड़ की तो सेल्स कर रहा है वो। और नमक यूजुअली एक बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस है, तो मैं मान लेता हूं कि ठीक है, 10% का मार्जिन कमा लेते होंगे बहुत हुआ तो 7,000 करोड़ की सेल में कोई प्रॉफिट कर रहा होगा अगर उसके पास 50% मार्केट शेयर भी है 700 करोड़ का। अब इस 700 करोड़ वाली कंपनी को, क्योंकि ये कोई हाई ग्रोथ मार्केट तो है नहीं, तो कितने का पीई मिल जाएगा? इसको 15 का, बहुत हुआ तो 20 का पीई मिल जाएगा। यानी बेस्ट केस सिनारियो, ये कंपनी का वैल्यूएशन 10,000 से 15,000 करोड़ के बीच होगा, बेस्ट केस सिनारियो। और ये सब कुछ अजम्पशंस है। तो ये कंपनी नमक में 50% मार्केट शेयर होने के बावजूद एक स्मॉल कैप कंपनी के रूप में कैटेगराइज होगी। लेकिन ये वॉलेटाइल नहीं होने वाली, ये रिस्की नहीं होने वाली, ये इंडस्ट्री लीडर है, डेट फ्री है, सेफ है। तो बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ये एक लार्ज कैप कंपनी के जैसी है, बाय इट्स क्लासिफिकेशन ही बस ये स्मॉल कैप है। तो जहां जहां ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो वी लाइक टू टेक बेट्स ऑन दीज कंपनीज। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस जब हम ऐसी कुछ कंपनियां भी पिक करते हैं फिनोलॉजी 30 में। ये एक फ्लेक्सी कैप स्टॉक रिकमेंडेशन प्रोडक्ट है, जहां हम फोकस करते हैं मार्केट क्लासिफिकेशन पे नहीं, क्वालिटी पे अक्रॉस एसेट क्लासेस। वो कंपनियां मिड कैप हो सकती हैं, स्मॉल कैप हो सकती है, लार्ज कैप हो सकती हैं। आर फोकस इज कि इन द लॉन्ग रन we help you in creating a good diversified portfolio across sectors, market caps, ऐसी कंपनीज जो अपने अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर हैं, ज्यादा लेवरेज नहीं है, और जिसका प्रमोटर पेडिग्री और मोट दोनों स्ट्रांग है। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आज स्मॉल कैप के बारे में स्ट्रक्चरली बात की, वो आपको अच्छी लगी होगी। होपफुली आप कुछ नया सीख पाए होंगे। अगर हाँ, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। इफ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, लेकिन अगर अच्छा नहीं लगा तो फील फ्री टू डिसलाइक, और मुझे बताइएगा क्यों अच्छा नहीं लगा। इट हेल्प्स अस इम्प्रूव। अगर आपको जिस तरीके से हम वीडियोस बनाते हैं, जैसा हमारा अप्रोच है, वो पसंद है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि फाइनेंस की इस नॉइज में वो भटकने से बच जाए। एंड होपफुली दे विल आल्सो लाइक व्हाट वी डू। तो इस साल भी पिछले कुछ सालों की तरह वी आर नॉट इशूइंग अ फ्रेश स्मॉल कैप रिकमेंडेशन।